फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अग्रवाल कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, हमने अब तक पिछली वीडियो में रेखा एवं कोण वाला टॉपिक समाप्त कर लिया था। अब हम उसी में अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं पॉलीगन। पॉलीगन जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पॉलीगन पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन क्या होता है तो देखिए, पॉली पॉली एक इंग्लिश वर्ड है। इसका हिंदी में लिखते हैं इसको पॉली। पॉली का अर्थ होता है 1,00,000 इकाइयाँ। ठीक है, इसका अर्थ होता है पॉली का अर्थ इकाइयाँ। और गौन प्लस इसका अर्थ होता है गौन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पॉली। पॉली का अर्थ होता है एक से अधिक इकाइयाँ। ठीक है, एक से अधिक इकाई प्लस गौण का अर्थ होता है भुजाएं। ठीक है, गौण का अर्थ है भुजाएं। यानी कि इसका अब बहुभुज की परिभाषा निकल के क्या आई कि जब 3 या 3 से अधिक भुजाएं 3 या 3 से अधिक भुजाओं को जब एक दूसरे से मिलाएंगे तो एक आकृति का निर्माण होगा, वह बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि ये कोई ट्रायंगल है। ठीक है, और ये कोई चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है। ठीक है, और ये कोई पंचभुज है और ये सर्किल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बहुभुज के बारे में। अभी मैंने आपको परिभाषा क्या बताई थी कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी आकृति बहुभुज कहलाती है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी आकृति बहुभुज कहलाती है। यानी कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं को जब एक दूसरे से मिलाएंगे तो एक आकृति का निर्माण होगा। यानी कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं को जब एक दूसरे से मिलाएंगे तो एक आकृति का निर्माण होगा, वह बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि बहुभुज के निर्माण के लिए कम से कम 3 भुजाएं तो होनी ही चाहिए। बहुभुज के निर्माण के लिए कम से कम 3 भुजाएं तो होनी ही चाहिए, क्योंकि कभी भी दो भुजाओं से किसी बहुभुज का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी दो भुजाओं से बहुभुज का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे कि हमारे पास में 2 भुजाएं हैं। ठीक है, अब हमको कैसे मिला सकते हैं? ये नहीं मिल सकती। अगर हम इसको यहाँ भी अगर हम इन दोनों भुजाओं को यहाँ भी करें तो ओनली ये कोण बन गया। यानी कि ये भुजा कंप्लीट हो जाती तो यह एक बहुभुज बन जाता। ओनली यह 2 भुजाओं से एक कोण का निर्माण हुआ है, इसलिए हमें 3 भुजाएं तो होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास में अगर 3 भुजाएं हो, जैसे कि ये, ठीक है, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा, अगर हमारे पास में 3 भुजाएं हैं तो एक बहुभुज का निर्माण हो सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कम से कम 3 भुजाओं से किस आकृति का निर्माण हो सकता है। कम से कम 3 भुजाओं से कौन सी आकृति का निर्माण हो सकता है?
जैसे कि ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल एक कम से कम भुजाओं से बनने वाली आकृति का उदाहरण है। ट्रायंगल त्रिभुज, ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कम से कम 3 भुजाओं से बनने वाली आकृति कौन सी है, तो हम आंसर दे सकते हैं इसका त्रिभुज। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा बन सकता है? सर्किल, यानी कि अनंत भुजाओं को जब एक दूसरे से मिलाएंगे तो किस आकृति का निर्माण होगा? तो इसका आंसर जाएगा हमारा वृत्त। ठीक है, यानी कि अनंत भुजाओं को जब एक दूसरे से मिलाया जाता है तो एक सर्कल का निर्माण हो सकता है। हालांकि हम इसको किसी मैप पे हम ज्ञात तो नहीं कर सकते, लेकिन जब कभी भी मतलब इसका, जैसे कि हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, जैसे कि अनंत भुजाएं कहाँ पे जाकर मिलेगी, जैसे कि ये, ठीक है, और ये, तो इसके अंदर एक सर्कल का निर्माण होगा, कहीं ना कहीं जाके एक सर्कल का निर्माण होगा, यानी कि अनेक भुजाओं से एक लास्ट आकृति, एक वृत्त प्राप्त होगी हमें। ठीक है, तो जैसे कि हम कोई किसी क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि ये कम से कम 3 भुजाओं से किस बहुभुज का निर्माण होगा। ठीक है, ऑप्शन है हमारे आयत, दूसरा है वर्ग, तीसरा ऑप्शन है हमारा चतुर्भुज, और चौथा ऑप्शन है हमारा त्रिभुज। ठीक है, यानी कि कम से कम 3 भुजाओं से किस बहुभुज का निर्माण होगा, इसका आंसर हमारा जाएगा त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि 3 भुजाओं से हमेशा त्रिभुज का ही निर्माण होगा। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर जाएगा हमारा त्रिभुज। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन यहां से कौन सा पुटअप होता है कि अनंत भुजाओं से कौन सा बहुभुज प्राप्त होगा। ऑप्शन है हमारे आयत, वर्ग, सी ऑप्शन है हमारा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और ऑप्शन डी है हमारा वृत्त। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या जाएगा? अनंत भुजाओं से कौन सा बहुभुज प्राप्त होगा, अनंत भुजाओं से कौन सा बहुभुज प्राप्त होगा, तो इसका आंसर जाएगा हमारा वृत्त। ठीक है, क्योंकि एक वृत्त ही ऐसा बहुभुज है, वृत्त को हम बहुभुज कह सकते हैं, वृत्त ही एक ऐसा बहुभुज है जिसमें अनंत भुजाएं होंगी, और अनंत भुजाओं को जब एक दूसरे से मिलाएंगे, तो हमें एक आकृति का पता चलता है, वो वृत्त। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं इनके अंतःकोण और बाह्य कोण के बारे में। जो पॉलीगन होता है, बहुभुज होता है, उनके अंतःकोण और बाह्य कोणों में क्या संबंध होता है, ठीक है। जैसे कि ये कोई बहुभुज है, ठीक है। अब बहुभुज में क्या होता है, अब हमें अंतःकोणों का तो पता है, अंतःकोणों का तो पता है कि ये भाई अंतःकोण है, ठीक है। ये सभी 1 2 3 4 ये जो पांच कोण बने हैं हमारे, ये अंतःकोण है। लेकिन अब हमें बाह्य कोण निकालने हैं, तो बाह्य कोण के लिए क्या परिभाषा है कि जब बहुभुज, ऐसा वह बहुभुज जिसमें बनने वाले जिन भुजाओं से बहुभुज का निर्माण हो रहा है, उन भुजाओं को जब एकांतर क्रम में आगे बढ़ाएंगे तो हमें बाह्य कोण का पता चलता है। हमें बाह्य कोण का मान पता चलता है। जैसे कि इस भुजा को हम आगे बढ़ाएंगे, इधर इस भुजा को हम आगे बढ़ाएंगे, इधर इस भुजा को हम आगे बढ़ाएंगे, इधर इसको और इधर इसको, ठीक है। अब हमें जो ये कोण प्राप्त हुए हैं, अब हमें जो ये कोण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो ये हमारे बाह्य कोण है। जो ये प्राप्त हुए हैं हमें, ये बाह्य कोण है। अब हम इनके संबंध के बारे में जान लेते हैं कि इनमें अंतःकोण होता है और बाह्य कोण होता है, इनमें संबंध क्या होता है। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, कि एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये कोई रेखा है ए बी, ठीक है। यानी कि ये कोई रेखा है ए बी, ये कोई रेखा है ए बी, और इस पे जो ये कोण बन रहा है ये 180 डिग्री का बनेगा। तो इस पर बन रहा अंतःकोण भी बन रहा है और इस पर बाह्य कोण भी बन रहा है, ठीक है। तो इस अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये कोण है 80 डिग्री, तो ये बाहर का कोण होगा 110 डिग्री, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। यानी कि जैसे कि हमें कोई दो कोण है जिनका अनुपात अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोण और बाह्य कोण। हमें कोई दो कोण है, अंतःकोण और बाह्य कोण, इनका अनुपात हमें दे दिया जाता है 3:5, ठीक है। अब हमसे ये ज्ञात करवा रहा है कि बनने वाले बाह्य कोण और अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो भाई टोटल बटे टोटल और जिसका चाहिए, यानी कि रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक है। और अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों कोणों का योग 8, ठीक है। और जिसका चाहिए, यानी कि अगर हमें 3 का चाहिए तो 3 से गुना करेंगे और 5 का चाहिए तो 5 से गुना करेंगे, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा मान निकल के जाएगा, ये कितना डिग्री है और ये कितना डिग्री है, ठीक है। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में जैसे कि ये कोई बहुभुज है, ठीक है। अब हमें जो ये बाह्य कोण है ये दे दिया भाई साहब 18 डिग्री, ठीक है। ये कोण दे दिया हमें 18 डिग्री। बाह्य कोण जब हमें 18 डिग्री दे दिया और हमसे पूछ रहा है कि जो बनने वाला बहुभुज है उसमें कितनी भुजाएं होंगी, यानी कि ये हमसे ओनली कोण से ये पता लगवाना चाहता है कि जो बहुभुज होगा उसमें भुजाएं कितनी होंगी। तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो क्या सूत्र होता है, यानी कि बाह्य कोणों का योग। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमेशा बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, चाहे उसमें कितनी ही भुजाएं हो, ठीक है। तो इस लाइन को हम लिख लेते हैं कि बहुभुज
के सभी बाह्य बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी कि ये बात हमें पता चलती है बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी कि बहुभुज में चाहे कितनी ही भुजाएं हो, ठीक है, चाहे कितने डिग्री के कोण हो, वो अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएंगे, लेकिन योग तो हमेशा उनका 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है कोई, हमें इसमें दे रखा है बाह्य कोण 18 डिग्री है, बाह्य कोण 18 डिग्री है, तो हमें इससे बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करवा रहा है हमें इस बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करवा रहा है, तो हमें क्या करेंगे, इसके लिए सूत्र होता है 360 बटे बाह्य कोण। 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। अब हमें बाह्य कोण कितना दे रखा है इसमें, 360 डिग्री बटे 18, यानी कि हमारी भुजाओं की संख्या कितनी निकल के आएगी, 18 दूना 36। यानी कि जो बनने वाला बहुभुज है उसमें 20 भुजाएं होंगी। ठीक है, जब 20 भुजाएं होगी तो अब हमें ये ज्ञात करवा रहा है कि इस बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा। यानी कि एक सवाल से ही हम काफी सवाल हल करने वाले हैं। जैसे कि अब हमें ये पता चल गया कि इस बहुभुज में 20 भुजाएं हैं। अब हमसे ये भी पूछ सकता है कि जो 20 भुजाओं से बनने वाला बहुभुज है, जैसे कि 20 भुजाओं से बनने वाला बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा। अब हमसे ये पूछ रहा है कि 20 भुजाओं से बनने वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। यह हमारा किसका सूत्र होता है, अंतः कोणों के योग का। अंतः कोण के योग का। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करके यहाँ पर बनने वाले इस बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अब हमें यहाँ पे दे रखा है 20 भुजाएं। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा है 20 भुजाएं और हमारा फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो n की जगह पे हम यहाँ पे 20 डिग्री मान रख देंगे। जैसे कि 20 डिग्री यानी 20 भुजाएं। ठीक है, 20 - 2 इंटू 180 डिग्री, जो हमारा ये मान निकल के आएगा वो अंतः कोणों का योग निकल के आएगा। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं तो 20 में से 2 गए तो बचा 18 इंटू, ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे तो 0 18 × 144 बचे 14, 14 दूना 28 और 4 32।
यानी कि अंतः कोणों का योग हमारा निकल के आ गया 3240 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। बहुभुज के जैसे कि परिभाषाएं होती है, उत्तल बहुभुज है, समतल बहुभुज है। ठीक है, उन परिभाषाओं के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तल बहुभुज जिसको हम कॉन्वेक्स पॉलीगन भी बोलते हैं। ठीक है, CON कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, तो इस उत्तल बहुभुज की क्या परिभाषा है? उत्तल बहुभुज की क्या परिभाषा है? ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है। ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है वह उत्तल बहुभुज होता है। ठीक है, अब हम परिभाषा को लिख लेते हैं। ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अपतल बहुभुज के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अपतल बहुभुज के बारे में। अपतल बहुभुज जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन। तो भाई साहब इसकी क्या परिभाषा है? ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है वह अपतल बहुभुज कहलाता है। ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है वह अपतल बहुभुज कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है। यानी कि अपतल बहुभुज की क्या परिभाषा है? ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है वह अपतल बहुभुज कहलाता है। अब हम बात करेंगे समबहुभुज के बारे में। तीसरा आता है हमारा समबहुभुज जिसको हम इंग्लिश में रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो इस समबहुभुज की क्या परिभाषा है?
ऐसा बहुभुज जिसमें प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजाएं बराबर हो। ऐसा बहुभुज जिसमें प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजाएं बराबर हो वह समबहुभुज कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व सभी कोण इक्वल यानी कि बराबर होते हैं, ये हो गई भाई साहब समबहुभुज के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है, चौथी हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसको हम इक्विलैटरल पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम इक्विलैटरल पॉलीगन बोलते हैं। इस समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या है? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है लेकिन कोण अलग अलग होते हैं वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा बहुभुज जिसकी सिर्फ भुजाएं बराबर होती है वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कोणों का कोई पता नहीं है, चाहे कितने के है, 30 डिग्री के है, 60 डिग्री के है, यानी कि कोण तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि n भुजा वाले बहुभुज में एक शीर्ष से n भुजा वाले, यानी कि कोई बहुभुज है जो n भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, तो उस n भुजा वाले बहुभुज में एक कोण से यानी कि एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ठीक है, n भुजा वाले बहुभुज के शीर्ष या कोण से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। कितने विकर्ण खींच सकते हैं जैसे कि हम बात कर लेते हैं, कोई हमारा पॉलीगन है, कोई हमारा बहुभुज है। ठीक है, यानी कि ये पंचभुज है। ठीक है, अब हमें कोई शीर्ष देखना है, कोई कोण देखना है, ओनली एक शीर्ष देखना है, कोण देखना है।
या तो हम इसको ले ले, या हम इसको ले ले, या इसको ले ले, या इसको, यानी कि कोई एक लेना है जिससे हमें यह ज्ञात करवा रहा है कि कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। यानी कि कोई इस कोण को ले लेते हैं, जैसे कि इस कोण से कितने विकर्ण सामने की भुजा पर खींचे जाते हैं। ठीक है, एक विकर्ण ये हो गया, ठीक है, एक विकर्ण ये हो गया। यानी कि अब तुम देख सकते हो, अब इस पे ये कोई विकर्ण नहीं है। ठीक है, यानी कि अब हम जो मान निकालेंगे वो हमारा मान निकल के क्या आएगा, इसका जो सूत्र होता है वह होता है n-3 बराबर विकर्ण। यानी कि जो ये सूत्र है हमारा वह ओनली एक ही शीर्ष या कोण से खींचे जाने वाले विकर्ण के लिए है। ठीक है, तो हम अगर हमें जैसे कि ये कोई पंचभुज है, ये कोई पंचभुज है, अब हमें इसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि पंचभुज कैसे हुआ ये, क्योंकि इसमें 5 भुजाएं हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। अब हमें इसमें से ज्ञात करवा रहा है कि इसमें खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या कितनी है। तो भुजाओं की संख्या कितनी हुई, n की जगह पे हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात कर, n की जगह पे हमें भुजाओं का मान लिखना है। ठीक है, यहाँ भुजाएं कितनी है हमारी 5 और -3 बराबर हमारे विकर्ण कितने आ गए 2। ठीक है, यानी कि इस कोण से हमेशा सामने की भुजाओं पर 2 ही विकर्ण खींचे जाएंगे। ये कोई इस कोण के लिए जो खींचे गए ये कोई विकर्ण नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार कोई दूसरी आकृति ले लेते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे कि कोई षष्ठभुज है। ठीक है, ये कोई षष्ठभुज है, तो हमें इसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें से भी हम वही एक कोण या शीर्ष ले लेंगे। जैसे कि ये हमने कोई कोण ले लिया है ए बी सी डी ई। इस कोण से कितने विकर्ण खींचे जाएंगे, एक तो ए सी, एक ए डी। ठीक है, और 1 2 3 4 5, ये तो भाई ये पंचभुजी है। ठीक है, तो इसमें भी भाई 5 - 3 बराबर 2। ठीक है, अगर षष्ठभुज होगा तो 6 - 3 बराबर 3 विकर्ण। अगर सप्तभुज है तो 7 - 3 बराबर 4, यानी कि उसमें 4 विकर्ण खींचे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि किसी भी बहुभुज में उसके सभी शीर्षों या कोनों से, किसी भी बहुभुज में उसके सभी शीर्षों या कोनों से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसी बहुभुज के सभी शीर्ष या कोनों से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। यानी कि जैसे कि भाई हम कोई आकृति के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। ठीक है, पहली वाली आकृति में क्या पूछा था, ओनली
हमें सिर्फ एक कोण, यानी कि जो पहली वाला सूत्र था, फॉर्मूला था, वो ओनली एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों के लिए था, और यहाँ पे हमें पूछ रहा है सभी शीर्षों से, यानी कि इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। ठीक है, यानी कि सभी शीर्षों से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, n-3 बटे n बराबर विकर्ण। यानी कि जो n है ये भुजाओं की संख्या है, यानी कि हमें कोई दे दिया जाता है कि जैसे कोई पंचभुज है, उसमें हमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि ये कोई पंचभुज है जिसमें हमें सभी शीर्षों से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो 5, n की जगह पे हम मान रखेंगे 5 माइनस 3 बटे 5। ठीक है, 5 में 3 गए तो 2, यानी कि ऊपर हो गया 5 गुना 2 बटे 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, सॉरी, वो ये फॉर्मूला है n-3 बटे 2। ठीक है, तो अगर हमें यह पूछ रहा है इसमें कि पंचभुज में सभी शीर्षों से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे 5 माइनस 3 बटे 2। ठीक है, 5 में से 3 गए तो बच्चे कितने, 2। ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल, ये हमारा आ गया 5 विकर्ण, यानी कि जो विकर्णों की संख्या निकल के आई हमारी वो कितनी आई, 5। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। हम इस टॉपिक को, इस पॉलीगन वाले टॉपिक को, पहले तो जो सभी हमारे सवाल है सीट के, उनको हम बेसिक से करेंगे, और उनको ट्रिक से भी बताएंगे कि आपको ट्रिक से भी बताएंगे कि ट्रिक से कैसे कर सकते हैं और बेसिक से कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।